हेलो स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों के लिए इस बार सबसे पहली बार यूट्यूब के चैनल को लेकर आई हूँ, इसलिए कि आप एक नए तरीके से पढ़ाई को एक्सपीरियंस कर पाएँ। इससे पहले मैंने आपको गूगल मीट या ऑडियो के थ्रू पढ़ाया, लेकिन मैंने इस बार सोचा कि इस बार आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाया जाए ताकि आपको एक नया एक्सपीरियंस हो सके और फिर आप उसमें डिसाइड कर सको कि आपको क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्या आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है। जिस भी तरीके से आपको समझ में आए आप उस तरीके को मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको किस तरीके से पढ़ना अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरे चैनल में समझ में आए कि ये ज़्यादा सही है तरीका तो वो कमेंट करिएगा। और आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह से और एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस लेकर आऊँगी, जिससे आपको और भी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और अगर आप ज़्यादा पसंद करेंगे तो मैं आगे चल के आपके बाकी का जो कोर्स है वो भी यूट्यूब के चैनल के ज़रिए आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थशास्त्र में चैप्टर 3 निर्धनता। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लें कि निर्धनता क्या है। निर्धनता एक दुष्चक्र है, न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि समाज के लिए और साथ ही साथ पूरे देश के लिए और विश्व के लिए। निर्धनता का अर्थ होता है कि जब किसी की जो आय होती है वो इतनी नहीं होती जब जो जिससे वो अपने बेसिक नीड्स को, अपनी जो सामान्य जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा कर सके। और सामान्य जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होता है? खाना, कपड़ा और आवास। जब व्यक्ति इन्हीं चीज़ों को नहीं जुटा पाता है तो ये कहलाता है कि वो निर्धन है। तो इसके अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार भी हो सकते हैं। कहीं पर किसी तरह का की निर्धनता को माना जाता है, कहीं पर किसी तरह की। वो मैं आपको आगे समझाऊंगी कि किस तरह एक देश में निर्धनता का आयाम दूसरा है और दूसरे देश में दूसरी तरह से। हम अगर अपने देश की बात करें भारत में, तो भारत में निर्धनता जो है वो स्टार्टिंग से, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ 1951-52 से लेकर जब से पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट हुई तब से लगभग 45% तक था। और वो अब धीरे 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 घट रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, उसमें गिरावट आ रही है, लेकिन पूरी तरह से ये निर्धनता नहीं ख़त्म हो पा रही है। सबसे पहले तो हम समझ लें कि ये निर्धनता के जो नए आयाम हैं या जो निर्धनता है वो किन आयामों पर निर्भर करती है। तो वो है शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता। शहरी निर्धनता में जैसे कोई व्यक्ति अपने गांव को छोड़कर शहर में काम करने आता है तो वो किसी जगह पर रहता है, वहाँ का उसको किराया देना पड़ता है, तो बहुत वो लग्जरी जगह पे नहीं रह पाता। अगर वो एज अ श्रमिक काम करने आया है तो वो किसी लग्जरी जगह पे नहीं रह पाता है कि बहुत बड़े अच्छे फ्लैट में रह ले। वो छोटा मोटा मकान ढूंढता है जिसमें किराया कम पड़े। तो ऐसे मकान कहाँ पे मिलते हैं? ऐसी जगहों पर मिलते हैं जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ या बहुत पास पास मकान होते हैं, सफाई और सारी व्यवस्थाएं सही नहीं होती हैं। ऐसी जगह पर वो रहता है। उसके बाद वो जो काम करता है उससे उसको उतना आय नहीं होती जिससे वो अपना भरण पोषण कर सके, अपने परिवार का कर सके। उसके अलावा अब जहाँ पे रह रहा है उसका किराया दे सके, और जिस जगह को वो छोड़ के आया है, जैसे गांव से आया है, अगर वहाँ पे उसके माता पिता हैं तो उनको वो खर्चा भेज सके। तो इस तरह की जब इंसान दिक्कतें झेलता है वो शहरी निर्धनता में आता है कि आ तो गए काम करने ये सोच के कि अच्छा कमाएंगे, अच्छा रहेंगे, लेकिन नज़ारा कुछ दूसरा ही होता है और वो बहुत ही भयानक होता है कि मतलब इंसान काम करता रहता है लेकिन फिर भी उसको फ़ायदा उतना नहीं हो पा रहा होता है। अब हम अगर ग्रामीण निर्धनता की बात करें तो ग्रामीण निर्धनता में ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम होते हैं वो समय के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे वहाँ पर ज़्यादातर कृषि होती है और कृषि जो है वो समय समय के अनुसार होती है कि जब कटाई बुआई वगैरह हुआ तब ज़्यादा काम हुआ तो उन महीनों में ज़्यादा वर्क मिला, और जब कोई काम नहीं है तो इंसान खाली घूम रहा है। तो ऐसे समय पर इंसान क्या करता है? अपनी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पाता या बहुत बेरोज़गार हो जाता है और उस समय को वो बहुत ही कठिनाई से पूरा करता है। ये ग्रामीण क्षेत्र में हुई निर्धनताएं कहलाती हैं।
तो दोनों ही जगह स्थितियाँ लगभग एक जैसी हैं। और ऐसे परिवार जो इस तरह का जीवन यापन करते हैं, वो ना तो अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाते हैं अपनी और अपने परिवार की, ना ही वो अपने बच्चों को शिक्षा दे पाते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। जब बचेगा नहीं, जब आय जो है वो ज़्यादा होगी, जब बेसिक नीड्स पूरी हो जाने के बाद आय बचेगी, तब तो वो शिक्षा पर खर्च होगी। तो शिक्षा पे नहीं खर्च होती है, जिससे आगे चल के वो बच्चे शिक्षित नहीं हो पाते हैं, और वो भी वही जीवन जीते हैं जो उनके पेरेंट्स ने जिए होते हैं। उसके अलावा अगर किसी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को परिवार में इलाज की ज़रूरत होती है, तो इलाज पे नहीं खर्च हो पाता। क्योंकि पैसा ही नहीं होता है जो इलाज करवाया जा सके। तो ऐसी स्थिति में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बिना इलाज कराए ही मर जाते हैं, या जो बच्चे होते हैं वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, मतलब उन्हें अच्छी तरह से पोषण नहीं मिल पाता है। तो ये स्थितियाँ निर्धनता की सीमाओं को दिखाती हैं कि निर्धनता किस तरह से एक अभिशाप है, न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि समाज और देश के लिए भी। यहाँ पर तो मैंने आप लोगों को ये दो मामले बता दिए कि शहरी निर्धनता क्या होती है और ग्रामीण निर्धनता क्या होती है। अब इसके आगे आप लोग देखेंगे कि सामाजिक वैज्ञानिक निर्धनता को किस दृष्टि से देखते हैं। सामाजिक जो वैज्ञानिक होते हैं, मतलब समाज की व्याख्या करने वाले या समाज पर अपनी राय देने वाले, उन्हें सामाजिक वैज्ञानिक कहा जाता है। तो उनकी जो दृष्टि में है वो अपवर्जन और असुरक्षा, इसको कहा जाता है निर्धनता। अपवर्जन को अगर हम समझें तो सामाजिक तौर पर अगर हम देख रहे हैं तो सामाजिक तौर पर एक सबसे मेन जो है तरीका वो जाति व्यवस्था को देखने का है। अपवर्जन का मतलब किसी एक समुदाय को पूरे समुदाय से अलग थलग कर देना, या उन तक वो सुविधाएं ना पहुंच पाना जो बाकी लोगों तक पहुंच रही हैं। जैसे कि आप लोग जाति व्यवस्था में पुराने समय से देखते चले आए हैं, हम इस समय की बात नहीं कर रहे हैं, हम पुराने समय की बात कर रहे हैं कि जब जाति व्यवस्था में शूद्र जाति को बहुत ही अछूत दृष्टि से देखा जाता था, और उन्हें गांव में नहीं रहने देते थे, उन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था। और वो जब कभी भी साफ़ सफाई का काम करने आते थे तो अपने हाथ में डंडा लेकर आते थे और डुगडुगी बजाते रहते थे, जिससे लोग अलर्ट हो जाएं, ताकि उनकी छाया भी उन पर ना पड़े। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं जिससे इंसान का जो मानवीय अंतर्मन होता है वो भी चोटिल होता है, कि मतलब क्या हम इंसान नहीं हैं कि हमको कोई छू सकता है या हमारे आसपास रह सकता है। उसके अलावा ना केवल इस तरह से बल्कि सामाजिक तौर पर भी उन लोगों को अन्य चीज़ों से दूर रखा जाता है, उन्हें पानी नहीं दिया जाता, उनको छुआ नहीं जाता, उन्हें सामाजिक समारोहों में नहीं शामिल किया जाता। इस तरह की बहुत सी घटनाएं होती हैं। तो ये सामाजिक दृष्टि से अपवर्जन कहलाता है। इसी तरह से निर्धन लोगों के साथ भी यही होता है कि जो लोग बहुत गरीब होते हैं वो उच्च समाज में उठ बैठ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों का जो स्टेटस होता है, रहने का जो तरीका होता है वो अलग तरीके का होता है, और जो लोग निर्धन होते हैं बेचारे इतना उनके पास पैसा नहीं होता कि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाए जो वो बाहरी दिखावा कर सके। और जो अमीर लोग होते हैं वो उनके पास पैसा होता है तो वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के साथ साथ दिखावा भी कर लेते हैं। दिखावा करने की मतलब उन्हें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो मतलब वो अपने लिए सुख सुविधाएं अपने को देते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि दिखावा कर रहे हैं। तो ये अपवर्जन कहलाता है गरीब लोगों के लिए भी। प्लस जाति व्यवस्था में अगर हम देखें तो उसमें भी ऐसे ही और चीज़ों में भी अपवर्जन नज़र आता है, जैसे शिक्षा में कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो अनपढ़ों से दूर रहते हैं। इस तरह से समाज में कई तरह का अपवर्जन नज़र आता है। ये सामाजिक दृष्टिकोण में निर्धनता कहलाती है। उसके अलावा असुरक्षा इसलिए कि मतलब अगर कोई स्कीम गवर्नमेंट चला रही है तो उसका फ़ायदा उन लोगों तक, निर्धन लोगों तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता, जिससे वो सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते। या कभी जैसे कोई मान लीजिए प्राकृतिक आपदा आ जाती है, भूकंप आया या बाढ़ आ गई, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों का परिवार, उन लोगों का घर मकान या उनकी संपत्ति की कोई सुरक्षा नहीं रह जाती जो उससे ग्रसित होते हैं। फिर वो निर्धनता की रेखा के नीचे आ जाते हैं कि हाँ, उनका घर मकान टूट गया, उनकी जो ज़मीन थी या उनका जो खेत थे वो सब फसल ख़राब हो गई बाढ़ की वजह से। तो इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनकी वजह से भी लोग निर्धनता
को फेस करते हैं और निर्धनता उनके जीवन में आती है। तो ये तो सामाजिक रूप से दृष्टिकोण में मैंने आप लोगों को बताया। अब हम अगर निर्धनता का अनुमान लगाएं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब स्टार्टिंग हुई थी पंचवर्षीय योजनाओं की, तो उस समय पर जो निर्धनता थी वो लगभग 45% थी। मतलब 45%, 100 में 45 लोग निर्धन हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे पंचवर्षीय योजनाओं ने काम करना शुरू किया और हमारे देश में उन्नति आती गई, उससे ये जो निर्धनता की का अनुमान था, ये धीरे धीरे इसमें गिरावट नज़र आई। ये गिरावट आपको 1993-94 में लगभग 37.5% तक दिखाई देगी और 2011 और 12 में लगभग 22% तक, और अभी के आंकड़े अगर हम देखें तो लगभग 18% तक। वो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, मैंने नेट पे देखा है, तो मैं उससे देखकर बता रही हूँ। आपकी बुक में केवल 2011 और 12 तक की दी हुई है। तो ये निर्धनता का प्रतिशत अभी भी हमारे देश में बना हुआ है और इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्र आते हैं। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को निर्धनता के आयाम और उसकी सामाजिक वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण में निर्धनता क्या है, उसके अलावा निर्धनता का अनुमान जो है वो स्टार्टिंग से अभी तक समझाया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिए, और अगर आपको वीडियो चैनल की बजाय इस वीडियो चैनल के माध्यम से अगर आपको समझ में ज़्यादा आ रहा है तो मुझे बताइएगा। मैं आगे के एक्सप्लेनेशन भी इसी के माध्यम से आपको दूंगी, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स आसानी से मिलते रहें। थैंक यू।